हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्यूब साइंस जोन। तो आज हमारी जो क्लासेस चलने वाली हैं वो कंटिन्यू रखने वाला हूँ मैं आपकी। कुछ दिनों से मैंने हमारा सेशन ऑफ कर रखा है। इसका रीज़न है कुछ, क्योंकि इतना टाइम है आपको ज़रूरी नहीं है लगाना। आपको सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है जो आपके एग्जाम में मिलती हैं, ठीक है। और आई होप समझ गए होगे मैं क्या कराना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपको सिर्फ अब मैं अभी सेशन लेके आया क्योंकि आपके एग्जाम आपके नियर बाई है, नज़दीक हैं। उसको इसके लिए ध्यान में रखते हुए मैं आपकी जो क्लासेस आपकी कंटिन्यू रख रहा हूँ। और आपको सिर्फ वही टॉपिक करवाए जाएंगे, वही टॉपिक कवर करवाए जाएंगे जो आपके एग्जाम को मिलते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको वही पढ़ना है। बाकी किसी को पूरा सिलेबस पढ़ना है तो आप उसके लिए मैं सॉरी कर रहा हूँ, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप जैसे आप पूरी प्ले लिस्ट देखोगे तो आपको लगेगा कि पूरा कोर्स ही है, क्योंकि मैंने कोई टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ा है तो नहीं करवाया है। बात रही, कुछ बोल रहे हैं मेरे को कि आप उससे करवा रहे हो, सोल्व पेपर से ऐसा कैसा करवा रहे हो, सेम का सेम आपने छाप रखा है, लिखा रखा है, बता रहे हो, वो तो हम भी पढ़ लेंगे। उसके पीछे रीज़न है, उसके पीछे रीज़न ऐसा है कि मैं सिर्फ देखो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनालिसिस करवा रहा हूँ, न कि आपका सिलेबस करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए देखो आपको पता ही है, आपको कई बहुत बार बोल चुका हूँ मैं, और स्वाभाविक बात है कि वही होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब आपको वही से होते हैं। चाहे सीरीज ले लो, चाहे आप सोल्व पेपर ले लो, उन्हीं में से होते हैं, तो उन्हीं में से लेकर के आऊँगा ना। बात रही सेम लैंग्वेज की तो वही होगी, बस समझाने का मतलब ये है, जब अकेला कोई पढ़ता है, स्टूडेंट पढ़ता है, उसको समझ में नहीं आता, दूसरा समझाता है समझ में आता थोड़ा बहुत, आपको 10% भी समझ आता है, उसका आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। बाकी आप समझदार और समझ जाते हैं, समझना है, क्योंकि आप यार लेवल ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपको थोड़ी समझ होनी चाहिए। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो आपका बीएससी फैक्ट्री मैकेनिक्स का है। यूनिट नंबर 3 आपकी चल रही है और आपकी 4th भी बहुत जल्द आने वाली है। सिर्फ इसके दो सेशन और बचे हैं, वो लूँगा मैं आपके आज कल के अंदर, फिर आपकी यूनिट 4 शुरू हो जाएगी। अब आपका जो टॉपिक है आज का जो होने वाला है, न्यून अवमंदन स्थिति, जो आपकी अंडर डंप्ड जो केस है उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। क्या होता है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। जब दोलक पर कार्यरत अवमंदन प्रत्यानयन की तुलना से कम हो, जब जो अपर डंप्ड जो केस है, जो अवमंदन बल है वो आपकी प्रत्यानयन बल से क्या हो, कम हो, अर्थात आर आपका W0 से क्या हो, कम हो, तो इसे न्यून अवमंदन की स्थिति कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, इसकी डेरिवेशन थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, थोड़ी लेंथी हो सकती है, ध्यान से देखना है, एक एक चीज समझना है, ठीक है। पेशेंस बनाए रखना है एंड कंटिन्यू देखना है, लास्ट तक देखना है वीडियो को, स्किप बिल्कुल मत करना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इस स्थिति में क्या होता है, आर स्क्वायर माइनस का W0 स्क्वायर बराबर होता आपका है W0 का स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, ठीक है। इसको आप ओमेगा मान सकते हो, ओमेगा 0 का स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, इसका अंडर हो गया, बराबर में आपका हो जाएगा, जैसे इसको बाहर निकालेंगे तो ओमेगा स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ पर आप रख सकते हैं आई ओमेगा, इसकी जगह क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, आई ओमेगा। इसको इक्वेशन नंबर हम 5 देंगे, पीछे की इक्वेशन हम कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ सकते हैं, कोई इसमें इश्यू नहीं है, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स के अंदर पीछे से स्टार्टिंग चैप्टर से जब इक्वेशन शुरू होती है तो वहाँ से लगाना शुरू कर देते हैं, आगे चलती जाती हैं 27, 28, 29, उसमें कोई मैटर नहीं करता। टॉपिक देखिए, जहाँ पर आपका ओमेगा नोट का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर है आपका ओमेगा, ये वास्तविक धनात्मक नियतांक है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, रियल पॉजिटिव कांस्टेंट है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से। अब इक्वेशन नंबर 4 कहाँ है आपकी, इक्वेशन नंबर 4 देखिए ये रही, इसको आप देख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 4 ये रही आपकी, ये है आपकी x बराबर ए ई की पावर माइनस का आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट का स्क्वायर की पावर टी प्लस बीटा ई, ठीक है। ये आपका अपेक्षित मानों के लिए जो समीकरण होती है उसकी स्थिति के लिए समीकरण है। अब आप देख सकते हैं, इसको अंदर इसको पुट कर देंगे तो यहाँ पर पुट कर दिया, अब कोई पीछे जाने की कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सभी आपकी क्वेश्चन आपके पास सामने है, माइनस का आर प्लस का आई ओमेगा टी, माइनस का आर माइनस का आई ओमेगा टी, ठीक है। एक्स बराबर आपका हो जाएगा ये वाला, ये समीकरण आपके हमारे पास में आ गई है इक्वेशन नंबर 4 से। इक्वेशन नंबर 4 से ये समीकरण आने के बाद आगे देखिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स बराबर आपका हो जाएगा ई माइनस का आर टी, कोष्टक शुरू हो जाएगा, ए कैपिटल ई स्मॉल आई ओमेगा टी प्लस कैपिटल बी ई माइनस का आई ओमेगा टी, ठीक है। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होती है, हर जगह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जगह ये यूज होती है, एग्जाम के अंदर भी इंपॉर्टेंट है ये। एक्स बराबर माइनस का ई की पावर माइनस का आर टी, यहाँ से देखो ए और बी, ए कोस ओमेगा प्लस आइटा साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी माइनस आइटा साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब देखिए एक्स बराबर आपका हो जाएगा ई माइनस का आर टी,
यहाँ से ए आ गया, यहाँ से बी आ गया, दोनों प्लस हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, सम हो रहे हैं इनका, तो ए प्लस बी कोस ओमेगा टी प्लस आइटा ए माइनस बी साइन ओमेगा टी। ठीक है, कोस ओमेगा टी ए माइनस बी आइटा साइन ओमेगा टी। ठीक है, विस्थापन अक्ष के वास्तविक होने के कारण, विस्थापन अक्ष का जो वास्तविक है उनका रियल होने के कारण समीकरण 6 में ए प्लस बी तथा आइटा ए माइनस बी भी वास्तविक होने चाहिए। यहाँ पर जो आपका समीकरण 6 है, आपकी जो ये वाली दिखाई दे रही होगी, इसके अंदर ए प्लस बी और ए माइनस बी आइटा ए माइनस बी, ये भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। अतः माना ए प्लस बी हम क्या मान सकते हैं, अक्ष नोट साइन साई और आइटा ए माइनस बी बराबर मान सकते हैं अक्स नोट कोस साई। इसको समीकरण नंबर 7 इस समीकरण को क्या करेंगे, पुट करेंगे किसके अंदर, 6 के अंदर। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 7 इन इक्वेशन नंबर 6, अब इसको पुट कर देंगे, 6 के अंदर आपको पुट करना है इक्वेशन नंबर 7 को। देखिए अक्स इज इक्वल आपका हो जाएगा e की पावर माइनस आर टी अक्स 0 साइन साई कोस ओमेगा टी प्लस अक्स 0 कोस साई साइन ओमेगा टी। ठीक है, पुट करने के बाद हमारे पास में ये इक्वेशन आ जाएगी, अक्स बराबर आपका हो जाएगा अक्स नोट e की पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा टी प्लस का साई। अब ये जो फॉर्मूला आपका होता है ये होता है साइन ए प्लस बी का, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी से आपका ये वाली हो जाएगी। और समीकरण जो 8 आपकी से स्पष्ट है कि जो न्यून अवमंदन की स्थिति होती है उसके अंदर दोलक की गति सरल आवर्त गति होती है। ये क्या होगी, सरल आवर्त गति होगी। अब आगे देखिए, अब दोलक के आयाम की बात करूंगा, दोलक का जो मॉड्यूलेशन है, डंपी का मॉड्यूलेशन, उसकी बात मैं अगर करूंगा तो समीकरण नंबर 8 के सरल आवर्त गति के विस्पादन समीकरण आपकी हो जाएगी, विस्थापन समीकरण निकालेंगे हम इसकी। तो अक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस का फाई से तुलना करने पर ज्ञात होता है दोलक का आयाम। अब आपको बता दूं जो इक्वेशन आपकी पहले प्राप्त हुई है, जिसके जस्ट पहले की समीकरण जो आपको प्राप्त हुई है ये वाली, इसके अंदर देखिए आप अक्स बराबर का आपका दिया गया है, अक्स बराबर अक्स नोट e की पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा टी प्लस साई। इसकी कंपेरिजन करेंगे, किससे करेंगे कंपेरिजन, इसकी इसी कंपेरिजन करेंगे इस समीकरण से। अक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी ओमेगा नोट सी प्लस का फाई से आपकी तुलना करने पर हमें जो समीकरण होती है, जो डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन है, विस्थापन जो समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगी। दोलक का आयाम हमारे पास में होगा ए बराबर में अक्स नोट e की पावर माइनस का आर टी है। इक्वेशन नंबर 9 दे देंगे, यहाँ पर ए की वैल्यू ये पुट कर देंगे। न्यून अवमंदन की स्थिति में दोलक का आयाम समय के सापेक्ष नियत नहीं रहता बल्कि चरघातांकी रूप से घटता जाता है। अब ये जो आपका मिनिमम डंपिंग मॉड्यूलेशन है वो आपकी नियत नहीं थी, कांस्टेंट नहीं रहती है, यह क्या करता है, चरघातांकी रूप से क्या रहता है, घटता रहता है, मतलब डिक्रीज होता रहता है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर चरघातांकी रूप से आपका डिक्रीज होता रहता है, अक्स नॉट इक्वल टी बराबर 0। यदि समीकरण 9 में यदि हम टी बराबर 1/r पुट कर देते हैं तो हमारे पास में ई हो, तो ए बराबर आपका हो जाएगा अक्स नोट e की पावर माइनस आर गुणा 1/r, जहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी अक्स नोट e की पावर माइनस का 1। आई होप उसको ऐसा लग रहा हो को समझ में नहीं आ रहा है, मतलब भाई पेशेंस बनाए रखना, ध्यान से समझो यारो, क्योंकि ये चीज़ समझने की है, इसको बारी बारी से आप लिखोगे तो समझ में आएगी, ऐसे देखने से समझने से कुछ नहीं होता, आपको आपकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार से। 2-3 बार आपने लिख लिया ना तो आपका समझो हो गया। ठीक है, मुश्किलें सबको आती हैं। ए बराबर आपका हो जाएगा अक्स नोट अपॉन में ई बराबर आपका वैल्यू आपकी जो आने वाली ये वाली आने वाली है 0.368 x 0। ठीक है, जितने समय अक्स बराबर जेड टाउ बराबर 1/r में दोलक का आयाम अपने प्रारंभिक या अधिकतम मान का अक्स नोट का 1/e गुना 0.368 गुना या फिर 36.8 हो जाता है, उस समय को आयाम का विश्रांति काल कहते हैं। ये वाली इंपॉर्टेंट है, ये जो यहाँ पर लाइन दिखाई गई है ये वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ए बराबर आपका अक्स नोट अपॉन में ई इज इक्वल टू 0.368 अक्स नोट हो जाएगा। जितने समय में टाउ बराबर 1/r में दोलक का आयाम अपने प्रारंभिक या फिर अधिकतम मान का अक्स नोट का 1/e है गुणा है या फिर 0.368 या फिर 36.8% रह जाता है, तो उस समय को आयाम का विश्रांति काल कहते हैं। ठीक है, विश्रांति काल टाउ कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल करेंगे, ऐसा करने के बाद में अतः आयाम की विश्रांति काल आपका हो जाएगा टाउ ए बराबर में आ जाएगा 1/r। ये समीकरण में क्वेश्चन आपकी 11 होगी। ठीक है, अब क्रांतिक अवमंदन की स्थिति में जो क्रिटिकल डैम्प्ड केस है उसके स्थिति में क्या होगा, क्रिटिकल डैम्प्ड केस है उसकी स्थिति में आपका हो जाएगा जब दोलक पर कार्यरत अवमंदन
अवमंदन व प्रत्यानयन बल लगभग तुल्य हो, एक जैसे के समान हो, तो क्रांतिक अवमंदन की स्थिति कहते हैं। अतः इस स्थिति में अब इसमें क्या होता है, जो मिनिमम डंपिंग केस होता है और जो आपका क्रांतिक अवमंदन होता है, क्रिटिकल जो डंप्ड होता है, उनका जो कंपैरिजन होता है इक्वल सेम सा ही रहता है, मतलब बराबर रहता है, तुल्य रहता है लगभग एक दूसरे के। अतः इस स्थिति में आपका आर लगभग ऑलमोस्ट समान है डब्ल्यू नोट के, ठीक है। तो आर नोट, आर का स्क्वायर माइनस डब्ल्यू नोट का स्क्वायर इक्वल आपका होगा एन, जहां पर शून्य के इक्वल है। समीकरण नंबर 4 से समीकरण 4 आपकी ये दिखाई दी गई थी कि x नोट इक्वल टू आपका e की पावर माइनस का आर टी ए ई एच टी प्लस का बी ई माइनस का एच टी। यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल 1 प्लस एक्स ले लेंगे, ये वाला माइनस का 1 प्लस एक्स लेंगे, 1 माइनस एक्स ले लेंगे, ठीक है। तो x बराबर e माइनस का e की पावर माइनस का आर टी ए 1 प्लस एच टी प्लस बी 1 माइनस एच टी। अब यहाँ से a प्लस बी, ए माइनस वाली बी वाला वो सेशन आपका पहले वाला कंटिन्यू रखेंगे। x बराबर आपका e की पावर माइनस का आर टी ए प्लस बी प्लस एच टी ए माइनस का बी, ठीक है। तो x बराबर e माइनस आर टी, यहाँ पर p प्लस का क्यू टी हो जाएगा, समीकरण नंबर 12। समीकरण 12 से स्पष्ट है, समीकरण 12 से क्या है, स्पष्ट है कि क्रांतिक अवमंदन की स्थिति में दोलक की गति सरल अवगति नहीं होती है। टी के लंबे मानों के लिए समीकरण 12 के द्वितीय पद से विस्थापन का मान बढ़ता है, लेकिन इसके पश्चात विस्थापन में चर घातांक के रूप से कमी होती है, यह आपको पहले बता दिया गया है। अति अवमंदन की स्थिति, अब जो ओवर डंप्ड केस होता है उसके बारे में क्या विचार है, क्या इसकी फॉर्मूला रहने वाला वो देखिए। आपको न्यून आपको बताया मैं, मतलब मिनिमम डंपिंग केस बताया, फिर आपको क्रिटिकल डंपिंग केस बताया, अब बताऊंगा अति अवमंदित स्थिति, मतलब ओवर डंपिंग केस के बारे में। अब ओवर डंपिंग केस में अंदर क्या होता है, यदि दोलक पर कार्यरत अवमंदन बल का मान प्रत्यानयन बल से यदि दोलक की तुलना में बहुत अधिक हो, अति अवमंदन की स्थिति कहते हैं। अतः इस स्थिति में x लेस देन ग्रेटर देन होता है आपका W0 से, तो r स्क्वायर माइनस का W0 का स्क्वायर बराबर होगा आपका लेमडा, जो धनात्मक वास्तविक मान है। और समीकरण नंबर 4 से सभी के अंदर समीकरण नंबर 4 यूज होने वाली है, 4 समीकरण है वो यूज होने वाली है, सभी के अंदर सेम कंडीशन है। x बराबर आपका हो जाएगा e की पावर माइनस का आर टी ए ई गामा टी प्लस का बी ई माइनस का गामा टी, ठीक है, या फिर लेमडा बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो x बराबर e की पावर माइनस का आर टी ए प्लस बी, सेम कंडीशन है इसमें भी, ए प्लस बी वाली, ए माइनस बी वाली, ए प्लस बी e की पावर आर टी अपॉन में 2 माइनस का e की पावर माइनस का आर टी प्लस ए माइनस बी e की पावर आर टी माइनस का e की पावर माइनस आर अपॉन में 2, ठीक है। x बराबर आपका आ जाएगा e की पावर माइनस आर टी ए प्लस बी कोस एच गामा टी प्लस का ए माइनस बी साइन एच गामा टी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू आती है ये x0 साइन एच फाई और x0 कोस एच फाई, इसको पुट कर देंगे इसके अंदर। जैसे पुट करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा x बराबर x नोट e की पावर माइनस का आर टी साइन एच आर टी प्लस का फाई। समीकरण नंबर आपके 13 आ जाएगी। समीकरण 13 से स्पष्ट है कि अति अवमंदन की स्थिति में सरल आवर्त गति नहीं होती है। इस प्रकार की गति रुद्र दोलक या फिर अदोलनी गति कहते हैं तथा विस्थापन समय के साथ चर घातांक के रूप से कम होता है, ठीक है। ये आपकी इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखना है, ये वाली डेरिवेशन आपकी इंपोर्टेंट है, सभी मैंने बता दी है। तो आई होप समझ में आया होगा सबको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको 2-4 बार आपको प्रैक्टिस करना है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कुछ करनी है इसके अंदर, आपको हर इक्वेशन नंबर 4 के अंदर हर चीज़ को आपको पुट करते जाना है, अलग अलग कंडीशन के अंदर आपको पुट करते जाना है, आपकी इक्वेशन आ जाएंगी, ठीक है। मोस्टली आप इसकी जो लास्ट वाली इक्वेशन है वो याद कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको वही रखना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करना। थैंक यू।